नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस खास शो में हम बताते हैं आपको दुनिया भर की हलचल, वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है, आप पर भी होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं इस वक्त क्या कुछ घट रहा है दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अमेरिका में, यूरोप में, बड़े बड़े देशों में क्या हलचल मची हुई है। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो खुद को पीस किंग कहते हैं, यानी शांति का मसीहा। नाम तो जानते ही होंगे आप, नाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स, चमक धमक वाले साइनिंग सेरेमनी और कैमरों के सामने कई बार दावा किया है कि उन्होंने दुनिया के कई देशों के बीच जंगें रुकवाई हैं, शांति स्थापित करवाई है, नोबेल पीस प्राइज के लिए खुलेआम कैंपेन भी चलाया, दावेदारी भी ठोकी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ट्रंप की छवि वैसी थी जैसे उन्होंने पेश की? आज की इस खास रिपोर्ट में हम उस पीस किंग की असली तस्वीर दिखाएंगे जो दिखने में बड़ा मसीहा बना फिरते हैं, लेकिन हकीकत में उतना ही बड़ा विवाद है उनके इस दावे को लेकर। जितने भी जंगें रुकवाई हैं उनमें से 5 में तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है और एक जंग भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर वाला टाइम, उसमें भी भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद भारत ने सीजफायर किया। तो एक दावा तो पूरी तरह से झूठा और पूरी तरह से बेसलेस रहा है। तो इस पीस किंग के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे फेल हो गए डोनाल्ड ट्रंप पीस कायम करने में। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अगली खबर में एक ऐसी घटना की जो वैश्विक शांति के लिए एक नया मोड़ ला सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध की दूसरी सालगिरह के ठीक ऐन मौके पर लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मेजबानी में यूरोप के सबसे शक्तिशाली नेताओं की एक बड़ी गुप्त बैठक हुई है। इस बैठक में युद्ध की स्थिति, मानवीय संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या यूरोप अमेरिका के मुकाबले कोई अलग रास्ता अख्तियार करेगा? क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि जेलेंस्की जिद छोड़ें वरना अमेरिका यूक्रेन से खुद को अलग करेगा, क्योंकि वहां की रिजीम करप्ट हो चुकी है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने कही है। यानी अमेरिका अब यूक्रेन से अपनी राहें जुदा करना चाहता है। तो क्या यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा? यूरोप और अमेरिका के बीच क्या इसके बाद अलग अलग रास्ते देखने को मिलेंगे? क्या यूरोप अमेरिका से अलग लाइन लेगा? बहुत दिलचस्प सीन बनता नजर आ रहा है नेटो कंट्रीज में यूक्रेन को लेकर। बताएंगे इस बैठक के बारे में डिटेल और बात करेंगे आगे की रणनीति की। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे जापान की। जापान की धरती बहुत जबरदस्त तरीके से डोलती नजर आई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 से ज्यादा मापी गई। कुछ ही सेकंड में जमीन ऐसे हिली कि मानो प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी हो। इमारतें चरमरा गई, अलार्म गूंज उठे, लोग सहम कर डर कर बाहर निकल आए और फिर से सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो जानेंगे आखिर बार बार जापान में इतने जबरदस्त भूकंप के झटके क्यों लगते हैं। और वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस खबर की जिसने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। सिर्फ एक भविष्यवाणी और पूरी दुनिया में हलचल। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में भविष्यवाणियों का दौर फिर से गर्म है और इस बीच चर्चा में है बाबा वेंगा, जिनकी कई बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं, कई बातें सच भी हुई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच बाबा वेंगा से जुड़ी एक भविष्यवाणी को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि पुतिन दुनिया के बॉस बनेंगे। क्या इस भविष्यवाणी में कोई दम है? और जिस तरह से पुतिन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खतरे की लिस्ट से बाहर कर दिया, रूस को बाहर कर दिया है। तो क्या हालात उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की राजनीति का स्वरूप क्या होगा? वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा क्या होगा? इसके बारे में भी डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में बात सबसे पहले एक ऐसे मीटिंग की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की दूसरी सालगिरह पर लंदन में यूरोप के सबसे ताकतवर नेताओं की एक मीटिंग हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मेजबानी में यह मीटिंग वॉर सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन की स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है।
इस बैठक की सबसे बड़ी और अहम बात यह रही है कि सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यूक्रेन को किसी थोपे गए समझौते की ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। यानी रूस यूक्रेन युद्ध पर यूरोप और अमेरिका दो फाड़ होते दिख रहे हैं, बंटते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का रास्ता अलग, वो कह रहा है यूक्रेन शर्तें माने, नहीं तो अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं देगा। जबकि यूरोपीय कंट्रीज ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को किसी भी थोपे गए समझौते की ओर धकेला नहीं जा सकता है। यानी एक तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ यूरोपीय कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हैं। यूरोप वर्सेस अमेरिका का क्लियर सीन बनता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि यूरोप युद्ध के राजनीतिक समाधान की दिशा में तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा नहीं की जाएगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस डील को लेकर आए हैं, जो प्रस्ताव, जो मसौदा उन्होंने रखा है, उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन की संप्रभुता को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है वहां से पीछे नहीं हटेगा। तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। लेकिन लंदन की बैठक में मुख्य एजेंडा क्या रहा है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, यह मुख्य एजेंडा था और यह मुख्य डिमांड भी है। यूरोपीय नेता यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमत हो गए हैं, ताकि रूस की आक्रामकता से भविष्य में यूक्रेन को सुरक्षा मिल सके। एलिसी पैलेस ने इस बैठक का मुख्य फोकस बताया है अमेरिकी शांति योजना पर विचार। यूक्रेन मंगलवार को अमेरिका के साथ संशोधित शांति योजना साझा करेगा, जो रूसी मांगों को संतुलित करने का प्रयास है। यानी कि आज ही यह बातचीत होने वाली है। यूरोपीय नेता यूक्रेन का साथ देकर अमेरिकी दबाव का मुकाबला करना चाहते हैं। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, यूरोप को रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की रैंप अप करने पर आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें रूस के फ्रीज्ड एसेट्स, जो कि 78 बिलियन यूरो हैं, उनका उपयोग रिपेरेशंस लोन के रूप में यूक्रेन को फंडिंग देने का प्रस्ताव शामिल है, जो यूरोपियन यूनियन समिट 18-19 दिसंबर में अंतिम रूप ले सकता है। फिर यूरोपीय एकजुटता की बात हुई। बैठक के बाद दूसरे यूरोपीय नेता जैसे कि एस्टोनिया, फिनलैंड के साथ कॉल हुई, जिसमें नेटो महासचिव मार्क रूटे और ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन एंटोनिया कोस्टा शामिल थे। सभी ने न्यायपूर्ण और स्थायी शांति पर जोर दिया है और यूरोपीय एकता की बात कही है। बैठक के जरिए यूरोप एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की राय यूरोपीय कंट्री से अलग है। यूरोप कह रहा है कि संघर्ष में कोई भी दबाव या थोपे गए समझौते से स्थिति खराब हो सकती है। अमेरिका कह रहा है कि जेलेंस्की को शर्तें माननी होंगी, वरना नतीजे खतरनाक होंगे। यूरोपीय नेताओं का स्पष्ट संदेश है कि यूक्रेन को समझौता मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि आर्थिक और सैन्य मदद यूक्रेन को जारी रहेगी। तो क्या यूक्रेन के लिए यूरोप शांति नहीं चाहता है? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को सहायता बढ़ाने का भरोसा दे दिया है, वहीं जर्मनी ने हथियार सप्लाई बढ़ाने की बात कह दी है। यह बैठक इस युद्ध के भविष्य को लेकर यूरोप की रणनीति को लेकर एक बड़ा संकेत भी है। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की की ढाल क्यों बन रहे हैं ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर। सुरक्षा और यूरोप की स्थिरता की बात सामने आ रही है। यूरोप की अगुवाई दिखाने का इरादा है, ट्रंप के दबाव का मुकाबला, डेमोक्रेसी और लीगलिटी स्टांस भी है, आर्थिक और दीर्घकालिक सहयोग भी है, कूटनीतिक नेतृत्व और गठबंधन बनाने की एक कवायद भी है। स्टर्मर ने जेलेंस्की को लंदन में बुलाकर यूरोपीय समर्थन एकत्र करने की कोशिश की। यूरोप दिखाना चाहता है कि अमेरिका में बदलावों के बावजूद या अमेरिका के रुख के बावजूद यूरोपीय देशों का रुख नहीं बदलेगा। यूरोपीय देशों की अपनी नीति है, अपनी कूटनीति है, अपनी रणनीति है, वो अमेरिकी प्रभाव में नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस मीटिंग के बाद अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, वो तो और ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। लंदन के इस बैठक से एक बात तो साफ हो गई है कि यूरोप युद्ध को जल्द खत्म कराने के लिए मजबूर समझौते की बजाय एक स्थायी और न्याय संगत समाधान चाहता है। और जब तक यह समाधान नहीं होता है, हमले कुछ इसी तरह से
जारी रहेंगे। यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, यूरोप साफ तौर पर कह रहा है। तो क्या ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी? क्योंकि पुतिन पहले भी पीछे नहीं हटने का ऐलान कर चुके हैं और उनका कहना है कि जितने इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है उससे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यूक्रेन का भविष्य वही तय करेगा, यानी कि यूक्रेन ही तय करेगा, कोई और नहीं तय कर रहा है। तो क्या यह अमेरिका को चुनौती है? कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि युद्ध के दौरान हो या भविष्य की शांति वार्ता, ब्रिटेन हर स्थिति में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में शांति प्रक्रिया और पश्चिमी देशों की एकजुटता सबसे बड़ा मुद्दा रही है। ज़ेलेंस्की ने बातचीत के दौरान कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी मजबूत राजनीतिक समाधान के लिए यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन का एकजुट रहना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अमेरिका की लाइन ही अलग है। अमेरिका कह रहा है युद्ध खत्म करो, नहीं करोगे तो हम यूक्रेन से नाता तोड़ लेंगे और जबरदस्त सैंक्शंस लगाएंगे। अमेरिका रूस को मित्र राष्ट्र की श्रेणी में डाल रहा है और यूरोप की लाइन अलग है। जबकि यूरोप कह रहा है कि सहयोगी देशों के बीच मतभेद बढ़े तो रूस इसका फायदा उठाएगा और वार्ता को कमजोर करेगा। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी समर्थन को निर्णायक बताते हुए कहा कि युद्ध के मोर्चे पर और कूटनीतिक मंचों पर एकता ही रूस पर वास्तविक दबाव बना सकती है। वहीं स्टारमर की इस बात का संकेत मानी जा रही है कि ब्रिटेन की नई सरकार भी यूक्रेन नीति में किसी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। इस बीच दोहा फोरम में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बयान ने माहौल को और गर्म और तनावपूर्ण बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन जानबूझकर युद्ध खत्म नहीं करना चाहता है और कहा कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और वहां पर भ्रष्टाचार रूस से भी अधिक हो चुका है, यानी कि ज़ेलेंस्की खुद भ्रष्टाचारी हैं। उनका दावा था कि जब तक अमेरिका पैसा भेजता रहेगा यूक्रेन युद्ध जारी रखेगा। ट्रंप जूनियर का यह भी कहना था कि यूक्रेनी युद्ध शुरू होते ही देश छोड़कर भाग गए और अब लड़ाई आम लोगों और गरीबों के सिर पर छोड़ दी गई है। उनके बयान ने यह भी संकेत दिया कि ट्रंप यूक्रेन से अपना समर्थन काफी हद तक कम कर सकते हैं। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर यूरोपीय देशों में नई बहस छेड़ दी और शायद यही मुद्दा सबसे गर्म मुद्दा रहा है जबकि स्टारमर ने यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक बुलाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की नीति को और जटिल बना सकते हैं या कोई मैसेज है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे के जरिए दिलवाना चाह रहे हैं। अमेरिका ने 21 नवंबर को यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए अपना पहला 28 बिंदु शांति प्रस्ताव रखा था। इस योजना में यूक्रेन से अपने लगभग 20% क्षेत्र को रूस के कब्जे में स्वीकार करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था यूक्रेनी सेना भविष्य में अधिकतम 6 लाख सैनिक ही रख पाएगी और नेटो की सदस्यता का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। अब जान लेते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अपना जो 28 पॉइंट वाला मसौदा दिया था उसमें क्या था और यह यूरोप की लाइन से कैसे अलग है। अमेरिका का 28 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले युद्ध विराम तत्काल प्रभावी होगा, दोनों पक्ष वर्तमान फ्रंटलाइन से पीछे हटेंगे। यूक्रेन क्रीमिया, लुहांस और डोनेट्स्क क्षेत्रों को रूस को मान्यता देगा, यानी कि इन तीनों इलाकों में ऑलरेडी रूस पहुंच चुका है। यूक्रेन को पूर्वी डोनबास के बाकी हिस्से रूस को सौंपने होंगे, ये बात भी इस मसौदे में कही गई। यूक्रेनी सेना को आकार सीमित करना होगा। यूक्रेन संविधान में दर्ज करेगा कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। नेटो यूक्रेन को भविष्य में स्वीकार न करने का संकल्प लेगा। रूस कानून में यूक्रेन और यूरोप के प्रति गैर आक्रमण नीति को स्थायी बनाएगा। नेटो रूस सुरक्षा संवाद शुरू होगा। यूक्रेन को नेटो शैली सुरक्षा गारंटी मिलेगी, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व में मिलेगी। इसके साथ साथ सभी कैदी, युद्धबंदी, हिरासत में नागरिक और शवों का आदान प्रदान किया जाएगा। सभी भेदभावपूर्ण उपाय समाप्त। रूसी भाषा, मीडिया और शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। स्कूलों में सहिष्णुता बढ़ाने और समझ बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलवाए जाएंगे। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र IAEA के निगरानी में चलेगा। बिजली रूस और यूक्रेन में बराबर बराबर बांटी जाएगी। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त पुनर्निर्माण होगा।
अमेरिका रूस संयुक्त सुरक्षा कार्य समूह बनेगा। यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। सभी पक्षों को युद्धकालीन कार्यों के लिए पूर्ण क्षमादान दिया जाएगा। फ्रोजन रूसी संपत्ति जो तकरीबन 100 अरब डॉलर है, उससे यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। शेष फ्रोजन रूसी फंड अमेरिका रूस निवेश वाहन में संयुक्त परियोजना में लगाई जाएगी। यूरोपीय फंड को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। दोनों पक्ष सहमत बिंदुओं से पीछे हटेंगे। लंबी दूरी के हथियारों पर बैन होगा, खासकर यूक्रेन के लिए। रूस पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करेगा। नेटो यूक्रेन में न ही सैनिक भेजेगा। शांति परिषद ट्रंप की अध्यक्षता में अनुपालन की निगरानी करेगा और उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सभी युद्ध अपराधों पर क्षमादान होगा। कानूनी समझौते कानूनी तौर पर जो है वो बाध्यकारी होंगे और सभी पक्ष सहमत होने पर तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की जाएगी। यानी आप समझिए कि अमेरिका की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि यूरोप की लाइन उससे बिल्कुल अलग। ये सिक्के के दो पहलू की तरह है जो कभी बराबर नहीं आ सकते। ये ट्रेन की दो पटरियों की तरह है जो कभी मिल नहीं सकते। कुल मिलाकर इस बैठक ने दिखाया कि अमेरिका के पहल के बावजूद, जिसमें शांति समझौते की बात हो रही है, यूरोप अपनी अलग और मजबूत आवाज उठाने के लिए तैयार है, चाहे उसे अमेरिका के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। और किसी भी तरह की धड़ाधड़ समझौता रूस के पक्ष में ना हो। यह मुलाकात उस नए दौर की शुरुआत हो सकती है जिसमें यूरोप अपने सुरक्षा हितों और स्थिरता को देखते हुए सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही यह जाहिर करती है कि अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध का अंत आसान नहीं है। जमीनी सुरक्षा, आर्थिक दबाव और पुनर्निर्माण, हर मोर्चे पर बातचीत अभी भी जारी है। लेकिन यूरोपीय नेताओं ने एकजुट होकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आपके मातहत नहीं आते हैं, हमारा भी अपना एक स्टैंड है। हम भी संप्रभु राष्ट्र और हम भी फैसले कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी कूटनीतिक रणनीति बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और अमेरिका के बीच डिस्प्यूट खड़ा कर चुके हैं। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बधाई के पात्र हैं। हालांकि उन्होंने दुनिया के कई देशों के साथ डिस्प्यूट पैदा कर लिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन अब वो यूरोप से अलग लाइन लेते नजर आ रहे हैं, जिससे यूरोपीय देश अपना एक अलग संगठन बनाते दिख रहे हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो करते आए हैं वो भी सवालों के घेरे में है। खुद को पीस किंग कहते हैं, शांति का मसीहा कहते हैं। नोबेल पीस प्राइज के लिए खुलेआम कैंपेन चलाते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, कैमरे और साइनिंग सेरेमनी करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि उन्होंने कई देशों के बीच शांति करवाई और हर बार वही बात रिपीट भी करते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को हकीकत की कसौटी पर कसा जाए तो फिर क्या नतीजे आएंगे? चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कस लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावे को हकीकत की सच्चाई की कसौटी पर। ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल के एक के बाद एक दरमियान पीस डील का ढोल पीटा है। कहा है कि मिडिल ईस्ट में इतिहास बदल दिया। 5 में से ज्यादातर डीलें कागज पर ही सिमट कर रह गई। मैदान में शांति नहीं है बल्कि तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप 2.0 की शुरुआत दुनिया को पीस डील्स का तोहफा देने के दावे के तौर पर हुआ। 2025 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने 8 जंगें खत्म करवाने का ऐलान किया। लेकिन हकीकत तो यह है कि 8 महीने में 5 डील्स फेल हो चुकी हैं। पेपर पर साइन हुए, समझौते हुए, लेकिन जमीनी हकीकत में खून खराबा जारी है। आइए एक एक करके देखते हैं वो डील्स क्या थी और क्या टूटी। और एक तो महज झूठ पर आधारित दावा, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने की बात। कागज पर शांति लेकिन हकीकत में तस्वीर क्या? हकीकत में जंग। नंबर 1 थाईलैंड कंबोडिया डील। थाईलैंड कंबोडिया के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने भिड़े हुए हैं। नंबर 2 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, वहां भी हालात बिगड़ गए हैं। नंबर 3 सर्बिया और कोसोवो डील, यहां भी हालात तनावपूर्ण है। भारत पाकिस्तान डील, यह तो सरासर झूठ पर आधारित दावा। और नंबर 5 दलाई इथियोपिया मिस्र डील, यह भी विवादों में है। नंबर 6 गाजा पीस डील,
इसको लेकर यह दावा किया जा रहा है, लेकिन गाजा में लगातार इजराइल ऑपरेशंस कर रहा है। नंबर 7, अब्राहम अकॉर्ड डील। अब पीस किंग का ढिंडोरा पीटने वाले ट्रंप का ये दावा कितना हवाई निकला, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज से प्यार पुराना है। पहले टर्म में अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर उन्होंने दावा किया था और अब 2025 में कंबोडिया, थाईलैंड से लेकर RWC कांगो तक उन्होंने कई डील्स ब्रोक कर ली हैं, यह दावा किया है। सोशल मीडिया पर पीस प्रेसिडेंट का टैग, भारी भरकम इवेंट्स और सब कुछ नोबेल के लिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डील्स सिर्फ शोपीस है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन डील्स में 5 से ज्यादा फेल हो चुकी हैं और एक पर तो झूठ पकड़ा गया। सबसे तेज फेलियर ट्रंप की फास्टेस्ट पीस डील है, थाईलैंड कंबोडिया डील। मई में बॉर्डर डिस्प्यूट पर सीजफायर साइन हुआ, दोनों ने इसे हीरोस्टिक कहा, लेकिन सिर्फ 50 दिन के अंदर यह डील ब्रेक हो गई। नवंबर में फिर गोलीबारी शुरू हुई। कंबोडियाई पीएम ने तो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट तक कर दिया था, लेकिन बॉर्डर इश्यू अनसॉल्व रह गया। 2025 जून में वॉशिंगटन में साइन हुई ये डील M23 रिबल्स को रोकने का दावा किया गया था, लेकिन दिसंबर में फिर कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम है। रिपोर्ट्स कहती है कि ये डील सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है, लेकिन इसकी वजह से हजारों लोग मरे और लाखों लोग बेघर हुए हैं। सितंबर 2020 की इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन डील, लेकिन 2025 में ट्रंप ने इसे वॉर एंडेड कहा, लेकिन हकीकत में टेंशंस बरकरार हैं, कोई वॉर प्लान था ही नहीं। सर्बियन लीडर्स ने यूएस रोल को डिनाई कर दिया है। बात कर लीजिए इंडिया पाकिस्तान के। मई 2025 में न्यूक्लियर थ्रेट के बीच सीजफायर की घोषणा हुई। भारत ने एक के बाद एक 11 ब्रह्मोस दागे और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को निशाना बनाया। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए भागे भागे, उन्होंने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान में सीजफायर करवा दिया है, लेकिन भारत ने कहा कि यह उनका अपना डिसीजन था, इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। यह बात पीएम ने पार्लियामेंट में कही। लेकिन टेंशन भारत पाकिस्तान में आज भी काफी हाई है, स्पेशली दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और जब हमारा स्टैंड यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ इथियोपिया, मिस्र पर। ट्रंप ने कहा वॉर एंडेड, लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर हैं, ना कोई वॉर था, ना ही कोई पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। नाइल डैम डिस्प्यूट अनसॉल्व रहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ट्रंप का ओवर क्लेमिंग था, सिर्फ हाइप बनाने के लिए। मिस्र ने थैंक्स कहा, लेकिन इथियोपिया ने टेंशंस बढ़ाने वाली बात कही। ट्रंप की डील के बावजूद दुनिया में शांति तो दूर, यूक्रेन और रूस की जंग अभी भी जारी है। क्राइसिस में ईरान इजराइल वाला मामला भी है। अब्राहम अकॉर्ड में आज भी चैलेंज है, लोग मर रहे हैं, डर का माहौल है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में युद्ध रुकवाने के नाम पर कई बार नोबेल पीस प्राइज की दावेदारी कर चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने खुद ही नोबेल पीस प्राइज के लिए वकालत की, और वो भी अपने लिए, लेकिन वो सपना धरा का धरा रह गया, उन्हें नहीं मिला। 2025 में नोबेल कमेटी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय अवार्ड वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। व्हाइट हाउस ने इसे पॉलिटिक्स ओवर पीस बताया। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने नोबेल कमेटी पर लिबरल बायस होने का आरोप लगाया, जबकि आलोचक कहते हैं कि ट्रंप के पीस प्रयास अक्सर एक तरफा और विवादास्पद रहे हैं, जैसे गाजा में जारी संघर्ष और यूक्रेन में उनकी मध्यस्थता की आलोचना हुई। फिर भी ट्रंप ने कहा कि प्राइज की जरूरत नहीं रखता, बस जिंदगियां बचाना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप नोबेल की आस भी लगाए रहे, और ट्रंप को महज 2 महीने के बाद 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान एक नया अवार्ड दिया गया, जिसका नाम था फीफा पीस प्राइज। जी हां, फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड पुरस्कार का नाम दिया गया। ट्रंप ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे खास सम्मान बताया। हैरान करने वाली बात यह है कि समारोह के मंच पर ट्रंप ने वो मेडल खुद ही पहन लिया, जिसे मीडिया में हलचल मच गई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि दुनिया अब पहले से ज्यादा सुरक्षित जगह है।
लेकिन सवाल यह है कि इनको किस पीस के बारे में इनको फीफा पीस प्राइज मिला भाई। फीफा ने 2025 में पहली बार फीफा पीस प्राइज शुरू किया है। विश्व स्तर पर शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ये नोबेल जैसा नहीं है, बल्कि फीफा का अपना नया अवार्ड है। फीफा ने ट्रंप को गाजा में सीजफायर ब्रोकरिंग के लिए, यूक्रेन युद्ध में कूटनीति के लिए, इसके अलावा अन्य ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए सम्मानित किया है। यह प्राइज 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान वॉशिंगटन में दिया गया। फुटबॉल, राजनीति और कूटनीति, तीनों का ऐसा संगम शायद ही कभी देखने को मिलता। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप से पहले फीफा ने बड़ा दांव चला और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज थमा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फीफा ने ट्रंप को आखिर किस आधार पर पीस प्राइज दिया। और जरा वो पीस प्राइज की तस्वीर हो तो वो भी दिखाएं दर्शकों को कि वो जो पीस प्राइज फीफा की तरफ से दी गई है उसके साथ साथ एक मेडल भी मिला है। ये देखिए वो तस्वीरें, हम आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं कैसे ये पीस प्राइज दिया जा रहा था। और जब मेडल आया तो मेडल उन्होंने खुद ही उठाकर अपने हाथ से अपने गले में डाल लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जरा इसको बड़ी स्क्रीन पर लेते हैं इस तस्वीर को, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असली कहानी क्या है। ये देखिए, फीफा पीस प्राइज सेरेमनी चल रहा था और ऐसा लगता है इसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही शुरू किया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई पीस प्राइज देने के लिए तैयार नहीं है। और वहां पर जब वो मेडल लाया गया और जब मेडल के बारे में बताया गया, तो इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई मेडल पहना था, वो मेडल उठाते हैं और खुद अपने गले में डाल लेते हैं। वाह, शानदार, आ गई पीस पूरी दुनिया में। असली कहानी है कि 2026 वर्ल्ड कप को लेकर अमेरिका कनाडा में किस्कुक बीच जिन कूटनीतिक तालमेल की जरूरत थी इन तीनों के बीच, उसमें ट्रंप का अहम रोल माना गया है। लेकिन क्या नोबेल का सपना टूट गया है और इसको फीफा ने संभाला है? जो बात मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, किसी ने तो कम से कम कोई पीस प्राइज दिया डोनाल्ड ट्रंप को। पीस प्रेसिडेंट का हकदार है ट्रंप के फैंस, व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। फुटबॉल फैंस और एक्टिविस्ट नाराज हो गए। फुटबॉल स्पोर्ट्स यूरोप ने कहा यह फीफा का अहंकारपूर्ण स्टंट है। ट्रंप को अवार्ड देना फीफा की पॉलिटिकल अलाइनमेंट को उजागर करता है। यानी इस पीस प्राइज के बाद एक नया घमासान छिड़ गया है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को मिली। यह पहला मौका था जब 3 देशों ने मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे राजनीतिक और कूटनीतिक समझौतों की एक बड़ी भूमिका मानी जा रही। फीफा ने संयुक्त मेजबानी को विश्व के लिए एक शांति और सहयोग का उदाहरण माना है। ट्रंप के इस कूटनीतिक प्रयास को सम्मानित करते हुए उन्हें पीस प्राइज दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रैवल बैन से लेकर बॉर्डर पॉलिसी तक सब ट्रंप की देन है, तो ट्रंप को शांति पुरस्कार देना कहां तक जायज है? और इसे फीफा का सबसे विवादित फैसला बताया जा रहा है। फिर भी फुटबॉल की दुनिया ने ट्रंप को पीस मेकर का तमगा दे दिया है और आने वाले दिनों में यह फैसला और भी बड़े राजनीतिक झटके पैदा कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है और उन्होंने कई वैश्विक संघर्षों को खत्म किया है। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जोड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं और अभी जो मेडल इनको दिया गया है इसको लेकर भी विवाद हो गया है। हिंदुस्तान में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब। वैसे ही जापान से खबर आई है। इस खबर का नाम है हिलता जापान। जापान की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर देर रात ऐसा भूकंप का झटका लगा, लोगों को लगा कि आज
कयामत की तारीख है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी, मकान, दुकान, इंसान, हर कोई इस झटके से सहम गया। और ये जो तस्वीर आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, ये धरती ठीक ऐसे ही कांप रही थी। यहां कैमरा नहीं हिल रहा, ये धरती हिल रही है। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.5। ये जापान का तटीय इलाका है। अचानक धरती इतने जोर तरीके से कांपी कि बिल्डिंगें कांप उठी। लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन, जरा देखिए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है और ये जापान के सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक माना जा रहा है। तेज झटके महसूस होते ही लोग घबराकर बाहर निकल आए। कुछ सेकंड के बाद समुद्र में ऊंची सुनामी की लहरों की चेतावनी दी गई, जिससे लोग और डर गए। भूकंप का केंद्र होन्शु द्वीप के उत्तरी छोर पर आओमोरी प्रीफेक्चर के तट पर लगभग 80 किलोमीटर दूर था। समुद्र तल से 53 किलोमीटर की गहराई में था। यह झटका इतना जोरदार था कि टोक्यो सहित देश की राजधानी से 400 मील की दूरी तक महसूस किया गया। 30 सेकंड से ज्यादा तक झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से कम 33 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि आओमोरी के दक्षिण में इवाते प्रांत की कुजी बंदरगाह और क्षेत्र के अन्य तटीय इलाकों में सुनामी भी आई है। मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने निवासियों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 800 घरों में बिजली गुल है। क्षेत्र में कुछ हिस्सों में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और कुछ स्थानीय रूट पर सेवाएं फिलहाल सस्पेंड की गई हैं। किहारा ने बताया कि क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा जांच चल रही है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात अभी सामने नहीं आई है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए एक आपातकालीन कार्यबल का गठन कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा कि हमारे लिए लोगों की जान बचाना सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आई विनाशकारी सुनामी के बाद जापान में भूकंप आई थी। इस आपदा को जापान के लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। 3 सितंबर 1923 जापान की धरती का वो काला दिन जब सिर्फ कुछ ही मिनटों में जिंदगी का नक्शा बदल गया। कांतो भूकंप, जिसने टोक्यो और योकोहामा को तबाह कर दिया। 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए। यह जापान के इतिहास का सबसे घातक भूकंप माना जाता है। जापान में बीते 20 सालों में कब कब भूकंप आए हैं, कब कब भूकंप के झटके लगे हैं, उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं 2020 की। 2000 के बाद से 26 सितंबर 2003 ताकायोची ओकी अर्थक्वेक, होक्काइडो तट के पास यह भूकंप का झटका महसूस किया गया था। मैग्नीट्यूड पर इसके नापी गई 8.3 और यह 2003 का सबसे शक्तिशाली भूकंप था और इस दशक का सबसे तेज झटका। मार्च 2005 में फुकुओका अर्थक्वेक आया, जो कि फुकुओका प्रांत में पश्चिम जापान में पड़ता है और इसमें जो मैग्नीट्यूड था वो 6.67 तक मापा गया। 250 घर को नुकसान पहुंचा, 1200 लोग घायल हुए और कई घर ढह गए। 16 अगस्त 2005 मियागियोकी के पास, होन्शु के पूर्वी तट के पास 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। तटीय इलाकों में असर हुआ और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। मार्च 2007 नोटो पेनिनसुला के पास अर्थक्वेक आया और यह होकुरिकु इलाका माना जाता है। मैग्नीट्यूड थी 6.9, 5 लोगों की मौत हुई और 356 लोग घायल हो गए। 16 जुलाई 2007 ये नीगाटा प्रांत के तट के पास भूकंप महसूस किया गया। 6.6 मैग्नीट्यूड मापी गई। 11 लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए और घरों को काफी नुकसान हुआ। 11 मार्च 2011 पूर्वी जापान में 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो जापान का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप था। सुनामी और भयंकर तबाही की तस्वीर दुनिया ने देखी। फिर 14 अप्रैल 2016 कुमामोतो अर्थक्वेक 7.3 मैग्नीट्यूड, भूकंप से भारी नुकसान हुआ। 22 नवंबर 2014 उत्तरी नागानो प्रांत 6.7 मैग्नीट्यूड। 8 दिसंबर 2025 जापान के पूर्वोत्तर तट के पास 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप,
सुनामी की चेतावनी और भारी झटके महसूस किए गए। जापान, जो कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होने के कारण दुनिया का सबसे अधिक अर्थक्वेक प्रोन इलाकों में माना जाता है। ऐसे में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम भी डेवलप कर ली है, जिसे EEW के नाम से जाना जाता है। अब EEW क्या है और कैसे काम करती है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल ये अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली इसे आप कह सकते हैं। जब कहीं भूकंप आता है तो दो तरह की तरंगें निकलती हैं, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, तेज लेकिन कम नुकसान वाली, और उसके बाद एस वेव, सेकेंडरी वेव, धीमी लेकिन मुख्य झटके वाली, जो इमारतों को नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा। जापान में पूरे देश में हजारों हाई सेंसिटिव सिस्मोमीटर लगे हुए हैं। जैसे ही पी वेव को कहीं डिटेक्ट किया जाता है, सिस्टम तुरंत कैलकुलेट करता है कि भूकंप का केंद्र कहां है, तीव्रता कितनी होगी और एस वेव कितनी देर में पहुंचेगी। इसके बाद कुछ सेकंड से 30-40 सेकंड पहले पूरे प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सभी जापानी मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से EEW अलर्ट सिस्टम बना हुआ होता है, और जैसे ही अलर्ट आता है फोन जोर का सायरन बजाता है, भले ही साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो। स्क्रीन पर बहुत बड़ा मैसेज आता है। टोहोकू भूकंप 2011 के बाद इस सिस्टम को और ज्यादा बेहतर किया गया है। ये कुछ इस तरह से मीटर्स लगे होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में मीटर लगाए गए हैं। यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों को डिटेक्ट करता है और सेकंड्स में अलर्ट जारी करता है। यह अलर्ट रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, सायरन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है, और लोगों को 30 से 40 सेकंड का वक्त मिलता है कि वो जैसे ही चेतावनी मिले वो सुरक्षित स्थानों पर खुद को ले जाएं। ट्रेन, लिफ्ट, इंडस्ट्री में लगे मशीनों जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाती हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, जो भूकंप का पता लगने पर ही ट्रेन को रोक देता है। जापान में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सख्त नियम है। इमारत बनाने में फ्लेक्सिबल मटेरियल और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जो भूकंप के झटकों को झेल लेती है। पुरानी इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की जाती है। सड़कें, पुल और रेलवे सिस्टम को एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। अधिकांश आधुनिक इमारतें 60 से 8 तीव्रता के भूकंप में सुरक्षित रहती हैं। साल 2011 में टोक्यो की गगनचुंबी इमारतें बड़े झटकों के बावजूद बची रहीं। स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर में भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए नियमित ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। हर साल 1 सितंबर को आपदा रोकथाम दिवस पर देशव्यापी अभ्यास होता है। जापान भूकंप और सुनामी के रिसर्च और स्टडी में भारी निवेश करता है। वैज्ञानिक लगातार भूकंप के पैटर्न और टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके सुनामी और भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जाती है, जिसे रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है। जापान टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों और सी लेवल की निगरानी के लिए जीपीएस और सैटेलाइट तकनीकों का भी उपयोग करता है, जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। लेकिन जिस हिसाब से जापान में भूकंप आते हैं, अगर उसने टेक्नोलॉजी डेवलप ना की होती तो हर साल वहां लाखों लोगों की जान जाती। वर्ल्ड नाउ में बात उस खबर की जिसकी एक भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नाम जो सुर्खियों में है, बाबा वेंगा। दावा है कि उन्होंने रूस को लेकर वो कहा था जो आज फिर चर्चा में आ चुका है। दुनिया की भविष्यवाणियों पर पिछले कुछ दिनों से लोगों की निगाहें टिकी हुई, और भविष्य देखने वाली बाबा वेंगा ने तो वैसे कई दावे किए, लेकिन रूस और दुनिया की राजनीति को लेकर उनके प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा विवादित रहे और चर्चा में भी रहे। बाबा वेंगा ने साल 1979 में भविष्यवाणी की थी। राइटर वैलेंटिन सीद्रोव के साथ चर्चा में कहा था, सब कुछ पिघल जाएगा, सिर्फ एक ही चीज है जिसे कोई छू नहीं सकेगा, वह है व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। बहुत नुकसान सहने के बाद भी रूस को कोई नहीं रोक पाएगा, सब उसके रास्ते से हटा दिए जाएंगे। रूस न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि दुनिया का राजा बन जाएगा। अब अगर भविष्यवाणियों से अलग असल जिंदगी में बात करें तो पिछले करीब 3.5 साल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका से अकेले भिड़े हुए हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर अपील का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आज की तारीख में अब डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। भविष्यवाणी में यह भी दावा किया गया कि रूस का एक शक्तिशाली नेता दुनिया पर राज कर सकता है और उसे दुनिया के भगवान के रूप में देखा जाएगा।
इस तरह की एक व्याख्या के अनुसार वेंगा ने रूस को भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति और सुपर पावर के तौर पर देखा है, जहां सिर्फ रूस बचेगा और दुनिया का किंग बनेगा। इसके साथ साथ ऐसी बातें भी जुड़ी हुई हैं जिसमें यह कहा गया है कि यूरोप बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा और रूस उसकी राह में बड़ी भूमिका अदा करेगा। बाबा वेंगा पहले ही बता चुकी हैं कि व्लादिमीर पुतिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के टॉप लीडर के तौर पर उभरेंगे। वो ये भी कह चुकी हैं कि वसंत में पूर्व में एक युद्ध की शुरुआत होगी और फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। तो क्या फरवरी 2026 में यूरोप और रूस आमने सामने हो सकते हैं? क्या ये वहां जंग भड़केगी और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी? बाबा वेंगा का कहना है कि पूर्व का ये युद्ध पश्चिम को बर्बाद कर देगा। पुतिन दुनिया के देवता बनेंगे और यूरोप को एक कचरे की जमीन में बदल जाएगा। वेंगा की भविष्यवाणी है कि इसमें रूस सबसे पावरफुल मुल्क बनेगा और यह अहम इसलिए है क्योंकि बाबा वेंगा पहले भी कई ऐसी भविष्यवाणियां कर चुकी हैं जो दुनिया में सच साबित हुई। अब आप उन भविष्यवाणियों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें दुनिया ने देखा और सालों पहले बाबा वेंगा ने इसे प्रेडिक्ट कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बाबा वेंगा ने विशाल युद्ध की चेतावनी दी थी। उनका कहना था बहुत से लोग मरेंगे, निर्दोषों का खून बहेगा। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। फिर उन्होंने कहा था एक महान राष्ट्र टूट जाएगा और लोग छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएंगे। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ टूटा और रूस का गठन हुआ। यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बट गया। अमेरिका में 9/11 का जो खतरनाक हमला हुआ था उसके बारे में भी बाबा वेंगा ने कहा था अमेरिका पर स्टील के दो पक्षी हमला करेंगे, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले से जोड़ा जाता है। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। 2004 की सुनामी के बारे में वेंगा ने कहा था कि पानी की एक विशाल लहर एक बड़े तट को ढक लेगी और बहुत से लोग मारे जाएंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई और 14 देशों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उनकी एक भविष्यवाणी अमेरिका को लेकर थी कि अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें अश्वेत राष्ट्रपति बने। लोगों ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सटीक बताया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर बाबा वेंगा ने कहा था कि 2008 में आर्थिक संकट आएगा और लोग पैसों के लिए संघर्ष करेंगे। 2008 में आर्थिक मंदी आई, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, कई बैंक डूब गए। जापान का फुकुशिमा हादसा, जहां कहा गया कि एक देश है जहां सूरज उगता है, वहां समुद्र और आसमान जहरीले हो जाएंगे। 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ, रेडिएशन फैला और समुद्र में जहर फैल गया। चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर हादसा हुआ उसको लेकर कहा था कि उत्तरी देश में एक बड़ी आपदा होगी जहां लोग और धरती लंबे समय तक जहरीली हो जाएगी, बहुत से लोग बीमार पड़ेंगे और उस जगह कभी घास भी नहीं उगेगी, सब कुछ राख बन जाएगा। चेर्नोबिल यूरोप के उत्तरी हिस्से में है और हादसे के बाद रेडिएशन की वजह से धरती बंजर हो गई और वहां घास तक नहीं उगती। प्रिंसेस डायना की मौत, ब्रिटिश ताज से जुड़ी महिला की मौत होगी, पूरी दुनिया उसके लिए रोएगी, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। प्रिंसेस डायना की मौत से इस भविष्यवाणी को जोड़ा गया और जैसा कि आप जानते हैं कि मौत का रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। मानवता के लिहाज से उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी कि कैंसर के इलाज की संभावना होगी। 21वीं सदी की शुरुआत में कैंसर जैसे रोगों का इलाज मिल जाएगा। पूरा इलाज नहीं मिला है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी और वैक्सीन रिसर्च हुई है और कई देशों ने कैंसर के अगेंस्ट में टीका बनाने की बात भी कही है। दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर लिया है जो कैंसर को खत्म कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहा कि बर्फ पिघलेगी और मौसम पागल हो जाएगा। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक मेल्टिंग और मौसम से संबंधित घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे कई लोगों की जान गई। कोरोना महामारी को लेकर कहा था कि एक अदृश्य जीव पूरी दुनिया को बीमार करेगा, चीन में शुरू होगा और बहुतों की जान लेगा। 2019 में कोविड-19 महामारी चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैली और लाखों लोग मारे गए।
यानी बाबा वेंगा की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई, जिसके बाद दुनिया के लोगों का विश्वास उनके ऊपर गहरा गया और उनकी भविष्यवाणी दुनिया भर में हमेशा उत्सुकता का विषय रही है। बाबा वेंगा ने जो जो कहा उनमें से ज्यादातर समय समय पर सच साबित हुआ और आने वाले वक्त के लिए उन्होंने दुनिया को आगाह किया है कि वसंत से एक युद्ध की शुरुआत होगी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। वसंत का महीना जो है वो फरवरी के आसपास लगता है, जब वसंत पंचमी हमारे देश में मनाई जाती है, जब सरस्वती पूजा मनाई जाती है। यानी कि फरवरी के आसपास का टाइमलाइन 2026 को लेकर उन्होंने दिया है, जब यूरोप और रूस आमने सामने आ सकते हैं। और जो सिनारियो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमने आज ही आपको वर्ल्ड नाउ में बताया कि बड़ी बैठक हुई है ब्रिटेन के पीएम के घर पर, की स्टर्मर के घर पर, जहां यूरोपीय देश अलग रणनीति बना रहे हैं और कह रहे हैं यूक्रेन जो है वो किसी भी समझौते पर दबाव में आकर हस्ताक्षर नहीं करेगा। पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और पुतिन कह चुके हैं अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पीछे नहीं हटेगा। तो रूस पूरे यूरोप से जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 2026 में कामयाब होने जा रही है? बाबा वेंगा ने 2025 को साइबर युद्ध का साल बताया। पावर ग्रिड, ऊर्जा संयंत्र, रक्षा तंत्र पर साइबर हमले होंगे। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक जैविक हथियार के सक्रिय होने की चेतावनी दी है, जो इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों और समुद्री जीवों को भी प्रभावित करेगा। बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस दोनों ने 2025 में ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं के चरम पर पहुंचने की चेतावनी दी। यूरोप, एशिया और अमेरिका के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़, भयानक सूखा, तापमान में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई इस साल और हो भी ऐसा ही रहा है। ईरान सूखे की ऐसे कगार पर खड़ा है जहां पीने के पानी लोगों को मैसर नहीं। इस साल इजराइल ईरान का युद्ध भी हुआ। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। इसके साथ साथ दुनिया के देशों पर साइबर हमले बढ़े हैं। 2025 में बढ़ती प्राकृतिक घटनाएं देख लीजिए। बाबा वेंगा ने जो की थी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी, विनाशकारी भूकंप का उल्लेख, भूकंप के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में जानमाल का नुकसान, बुनियादी ढांचे की बर्बादी होने का अनुमान। इस साल म्यांमार में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। अभी जापान की भूकंप की खबर मैंने आपको सुनाई। इस साल भूकंप में 1700 से अधिक लोगों की जान गई। प्राकृतिक आपदाओं में व्यापक तूफान, बाढ़ और जंगल की आग शामिल है, जो दुनिया भर में कहर बरपा सकती है। बाबा वेंगा 2026 की भविष्यवाणियों के बारे में हमने आपको वर्ल्ड नाउ में बताया था। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि साल 2026 तक एआई इतना शक्ति हासिल कर सकता है कि वो मानव नियंत्रण से बाहर निकल जाएगा और पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। और इस बारे में कई विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना था कि एआई तकनीक मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ये भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो क्या फरवरी 2026 से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने में जा सकती है? बाबा वेंगा का इशारा तो कुछ इसी तरफ है।